मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेक्चर आपका 4th। सबसे पहले अपने लोगों ने जेनेटिक कोड पढ़ा, इसके बाद न्यूक्लिक एसिड चल रहा। न्यूक्लियस एसिड में आपका डीएनए चल रहा। डीएनए में तो वाटसन और क्रिक का जो डबल हेलिकल मॉडल था, उसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन ए थी और दूसरा इसी के पैरेलल, दूसरी इसी के पैरेलल थी और दोनों कैसी थी? एंटी थी, दोनों एंटी पैरेलल थी। यदि एक चल रही है आपकी 5 डायरेक्शन में ए तो ये कितने पर आएगा? 3 पर। और ये वो आपका 3 पर है तो कितने पर आएगा? 5 पर। तो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन डबल हेलिकल है, दोनों एंटी पैरेलल और दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। हमारा यदि यहाँ पर ये तो आपकी बैकबोन बनती है, जैसे सीढ़ी के डंडे पकड़ते हैं, बैकबोन लैडर लाइक। तो यहाँ पर एक शुगर होगा, यहाँ शुगर होगा, ये शुगर, ये शुगर, बीच में यहाँ क्या होगा? फास्फेट। तो ये हो गई शुगर फास्फेट बैकबोन। और यदि हम एक्सिस खींचे एक काल्पनिक, तो उसके राइट एंगल पर होंगे क्या? बेस होंगे। ए किससे पेयर कर रहा था? टी से। जी किससे कर रहा था? सी से। तो इस प्रकार ये हमारा पढ़ा दिया। तो माइनर ग्रोव है और ये आपका मेजर, तो ये आपका दूसरा माइनर। तो माइनर टू माइनर, यहाँ से यहाँ तक इस हेलिक्स की क्या है? पिच की लेंथ कितनी थी? 34 एंगस्ट्रॉन। और उसमें ले तो 3.4। और एक पिच में 1 2 3 4 5 आप लोग सब बना चुके हो। 10 बेस पेयर थे। तो जब 10 पेयर बेस है तो सक्सेसिव, इसके बाद ये आएगा। तो सक्सेसिव बेस पेयर की दूरी कितनी थी? 3.4 एंगस्ट्रॉन। ये भी हो गया था। और हमारा जो फास्फेट फास्फेट, इसकी दूरी कितनी थी? 20 एंगस्ट्रॉन। डायमीटर कितना था? 20 एंगस्ट्रॉन। मतलब एक स्ट्रैंड का शुगर दूसरे स्ट्रैंड के शुगर से कितनी दूरी पर है? 20 एंगस्ट्रॉन। और एक शुगर दूसरे शुगर से कितनी दूरी पर था? 1.1। और चारगाफ का इक्विवेलेंस रूल क्या कहता था? कि प्यूरीन बराबर होती किसके? pyrimidine के। ए प्लस जी बराबर होगी किसके? सी प्लस टी के। ए जी 50% होगा तो आपका टीसी भी 50% होगा। एक न्यूमेरिकल दे देगा, एक की वैल्यू दे देगा, 3 के आप अपने आप निकाल लेंगे। उधर आपका जो यूकैरियोट में था, यूकैरियोट में कैसा था? 80 टाइप का, 80 कंटेंट ज्यादा था। और प्रोकैरियोट में कैसा था? जीसी टाइप का था, कम था। ये भी पॉइंट हो गया था ना? है? और यदि हम बेस रेशियो देखें तो A/T और G+C, तो ये आपका कांस्टेंट होता, हर स्पीसीज में अलग अलग होता। तो ये भी हो गया। तो बेस रेशियो, प्रोकैरियोटिक बेस रेशियो लेस देन 1 और यूकैरियोटिक का मोर देन 1। ये सभी पैरामीटर आपके शायद हो चुके थे। ये सब हो चुके। यही होता बीच में छोड़ने से। अब आपका मॉलिक्यूलर वेट भी था
10⁻6 to 10⁹ अब अगले कुछ 2-3 और डाटा। हाँ हाँ वो तो जो, हाँ अभी वो तो पढ़ाएंगे। खैर जो वाटसन और क्रिक ने मॉडल दिया वो कौन सा था? VDNA था। और कैसा था? 3 डायमेंशनल। ये भी पॉइंट हो गया। आगे देखे तो प्रोकैरियोट में हमारा कैसा? GC टाइप। तो यदि हमारा मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पर? GC कंटेंट पर। GC कंटेंट पर यदि हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा हो, मोर, यदि हमारा GC कंटेंट मोर हो, ज्यादा हो, तो हमारा टेम्परेचर का मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। अगला पॉइंट लिख लो। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ DNA, melting point of DNA, melting point of DNA depends on the content of GC. More GC content, more GC content, more melting point, more melting point। तो चूंकि GC कंटेंट हमारा किसका ज्यादा होता है? प्रोकैरियोट का। तो प्रोकैरियोट का ज्यादा हो गया देन यूकैरियोट से। अगला पॉइंट, द मेल्टिंग टेम्परेचर, the melting temperature of the prokaryotes is more than eukaryotes, ये टेम्परेचर को हो गया। अब इसी टेम्परेचर को कितना दे दिया जाए? 80 डिग्री टू 90 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा दे दिया जाए, तो दोनों हमारे स्ट्रैंड क्या हो जाते? सेपरेट हो जाते, अलग हो जाते। इतने टेम्परेचर पर नॉर्मल से ज्यादा इतना दे दिया, सेपरेट हो गए। अभी आप लोग लिखना नहीं। और सेपरेट होने की प्रथा को क्या कहते? इसे कहते हैं डीनेचरेशन, विकृतीकरण। जो हमारा नॉर्मल DNA था उसमें विकृति आ गई, एबनॉर्मलिटी आ गई, डीनेचरेशन हो गया। और यदि हम जो डीनेचर्ड जो DNA हो चुका था, इसको फिर हम क्या कर दें? इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आए या कूल कर दे, स्लो और कूल कर दे, तब दोनों हमारे जो डीनेचर्ड हो गए थे रीयूनाइट, रिज्वाइन, फिर पुनः क्वाइलिंग हो जाएगी। और इसको हम क्या कहेंगे? ये D था तो ये हो गया रीनेचरेशन, या इसी को कहते एनीलिंग। अगला पॉइंट, when temperature becomes 80 to 90 degrees Celsius or more,
or more. Two strands of DNA, two strands of DNA, ये दो स्ट्रैंड हैं, दो आपके रज्जुक हैं. टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए सेपरेट, सेपरेट अलग हो गए, कॉल्ड द डीनेचरेशन, कॉल्ड द डीनेचरेशन, विकृतीकरण हो गया. एंड when denatured strands stranders cool slowly or at normal temperature, or at, अब नॉर्मल पर ले आए, at normal temperature, both strands rejoin together, both strands rejoin together and twisted, it is called renaturation or annealing. It is called renaturation or annealing. दोनों शब्द पूछे जाते. अगला पॉइंट देखें. यदि हमारे दोनों में से, ये दोनों स्ट्रैंड थे, दोनों स्ट्रैंड हमारे अलग हो गए. अब जो अलग स्ट्रैंड हो गया ए और ए, अभी लाइट को जो एब्जॉर्ब करेंगे वो बहुत ज्यादा होगी. अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय डीनेचर्ड स्ट्रैंड, इन्होंने जो की वो ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हाइपर क्रोमिसिटी. तो अगला पॉइंट डालें, हाइपर क्रोमिसिटी, हाइपर क्रोमिसिटी. when DNA molecule heated at 80 to 90 degrees Celsius, 80 to 90 degrees Celsius, strands separate, denatured strand absorb more amount of light, absorb more amount of light, जो इकट्ठे थे उससे ज्यादा, more amount of light. Process is called hyper. Process is called hyperchromicity. अगला पॉइंट डालें, हाइपोक्रोमिसिटी. अब दोनों जो डीनेचर्ड हो गए थे और डीनेचर्ड वाले जुड़ जाएं और ये डबल बन जाएं, ये डबल. अब जो डबल बनेंगे तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, वो कितना होगा? लो अमाउंट होगा.
जब लो अमाउंट हो गया जुड़ने पर तो इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, हाइपर। अगला पॉइंट, when denatured strand of DNA, when denatured strand of DNA becomes double stranded, अब ये डबल स्ट्रैंडेड होगा, they absorb less amount of light, they absorb less amount of light. It is called hypochromicity. अच्छी अच्छी किताबों कौशिक वगैरह, कुमार मलिक, किसी में शब्द नहीं दिए होंगे, नोट कर लेना सही से। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो यदि हमने इसको डीएनए को लिया और डीएनए से हम जब आरएनए बनाते हैं तो क्या प्रोसेस कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन जब हुआ, अनुलेखन, तो ट्रांसक्रिप्शन में जो हमारे ये दो स्ट्रैंड, दो चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जब ये अलग अलग होंगी, दोनों स्ट्रैंड जब अलग अलग होंगे, रेप्लिकेशन में तो दोनों भाग लेते हैं लेकिन इसमें एक भाग लेता है, तो जो आपका भाग लेगा, जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में भाग लेगा, वो हमारा स्ट्रैंड क्या कहलाएगा, वो स्ट्रैंड कहलाएगा एंटीसेंस, या इसी को हम कहेंगे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। और ये शब्द सभी लोग जानते हैं, या इसको हम क्या कहेंगे, टेम्पलेट। इसी को हम टेम्पलेट कहते हैं। जो पार्टिसिपेट कर रहा, जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में सहयोग दे रहा, डीएनए से आरएनए बना रहा, उसमें अपना सहयोग दे रहा दो स्ट्रैंड में से, तो वो स्ट्रैंड होना चाहिए तो सेंस या कोडिंग या टर्म, लेकिन क्या लग गया, एंटी। जब आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाएंगे और वो स्ट्रैंड जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो स्ट्रैंड हमारा क्या कहलाएगा, इतना हटा दीजिए तो ये कहलाएगा सेंस, या ये कहलाएगा इतना हटा दीजिए कोडिंग स्ट्रैंड। मतलब अपने लोग टर्मिनल कोडान पढ़ते हैं, उसमें लिखते हैं कि जो कोड कर रहा है वो तो कोडान, जो नहीं कर रहे हैं वो नॉन कोडान, UAA, UAG, UGA, ओकर, अंबर और ऑपल। लेकिन यहाँ पर वो स्ट्रैंड जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट है, बना रहा है आरएनए, वो क्या कहलाया, ये कहलाया। और जो नहीं है वो क्या कहलाया, ये कहलाया। द स्ट्रैंड ऑफ DNA which participate in the process of transcription, is called
nonsense, nonsense or non-coding or non-coding or template strand, template strand and other strand, अब ये हो गया, and other strand which does not participate, and other strand which does not participate in the process of transcription. Such strand is called sense strand. Sense strand. Such strand is called sense strand or coding strand or coding strand or coding strand. तो अपने लोगों ने देखा था कि यह है ऑक्सीजन, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। तो कार्बन 5 CH2OH और ये था आपका कार्बन नंबर 1। यहाँ कौन जुड़ रहा है? तो नाइट्रोजन। कोई भी 4 में एक होगी। डीएनए पढ़ रहे हो तो एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो यहाँ पर जो हमारा एडिनिन जुड़ेगा तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 51 डिग्री का एंगल होगा, ये एंगल होगा। और जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है, तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस है, हिस्टोन होगा। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है वो हिस्टोन प्रोटीन कहाँ रहती? मेजर। इस मेजर, जो मेजर खांच है ग्रोव, इसमें रहती है। और जो यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियस है, तो इसमें एक क्रोमोजोम है, ये सब क्रोमोजोम है। तो इसमें जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोजोम हमारा कैसा होता है? लीनियर होता है, रेखीय होता है, रेखीय। लेकिन हमारे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस होता नहीं, हिस्टोन भी नहीं होती। तो ये हमारा क्रोमोजोम जो होगा इसमें प्रोकैरियोट्स में कैसा होगा? डबल स्ट्रैंड तो होगा लेकिन सर्कुलर होगा, नेकेड भी होगा। और इसमें क्या क्या आएगा? प्रोकैरियोट्स इसी में आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया इसी में आएगी और क्लोरोप्लास्ट इसी में है। तो अगला पॉइंट, द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट्स। The nucleus of eukaryotes has histone proteins. Histone proteins occurs in the major group. Occurs in the major group. अब कितना यहाँ पर एंगल बनेगा? At 30 degree angle. At 30 degree angle. Next point, in the eukaryotic nucleus, DNA is linear, रैखिक है। एंड इन प्रोकैरियोट्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट
डीएनए डबल स्ट्रैंड सर्कुलर नाइकेड नाइकेड। कहाँ 51 यहाँ पर है। अब ये पॉइंट लिखाना है ना। अगला पॉइंट, तो ये है शुगर का कार्बन नंबर 1 और ये है आपका नाइट्रोजन। तो कार्बन नंबर 1 और नाइट्रोजन के बीच जो एंगल बन रहा है वो 51 डिग्री एंगल। द एंगल बिटवीन कार्बन नंबर 1 ऑफ द शुगर, कार्बन नंबर 1 ऑफ द शुगर and nitrogen base is 51 degree नेक्स्ट पॉइंट, सब पैरामीटर हैं, ये सब आपको याद करने होंगे। अब जो हमारा चारगाफ रूल कहता है कि एडिनिन किससे पेयर करती है, थाइमीन से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड या डॉट 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 दिखाए जाते हैं लीनियर की तुलना में, अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट गुजरता है तो अट्रैक्ट करता है। तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ए टी के बीच में कितने, 2, और कंप्लीमेंट्री और जी और सी के बीच में कितने, 3 है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड मैं तो लिखा दिया, तो पेयरिंग लिख गया होगा ना। तो यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ है ये लगभग 2.8 to 3 एंगस्ट्रॉन होती। द लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 2.8 to 3 एंगस्ट्रॉन। डीएनए का जो मॉलिक्यूल है, और आरएनए का भी इसके बाद शुरू करेंगे। आरएनए का मॉलिक्यूल और डीएनए, तो डीएनए का मॉलिक्यूल कैसा होता है, डेक्स्ट्रो दक्षिणावर्त, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, और वो लियो रोटेटरी होता, तो उसको अभी मत लिखना। डीएनए मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी। आगे देखिए, एक शब्द आपसे पूछ दिया जाता है, पैलिंड्रोमिक डीएनए। अगली हेडिंग, पैलिंड्रोमिक डीएनए। तो ऐसा डीएनए, पहले वैज्ञानिक लिख लो, टर्म यूज्ड बाय विल्सन एंड थॉमस एक ऐसा डीएनए है जब हमारा सीक्वेंस, जो हमारा क्रम है, अनुक्रम किसका, न्यूक्लियोटाइड का, वो सेम हो दोनों साइड से। जैसे ये है सी जी जी
टा, सी, सी, जी, जी। इसमें भी, इस डायरेक्शन में भी एक क्रम है, सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, और वही क्रम हो तो सी, सी, सही था, अभी कर रहा है, तो आपका सी, सी, जी, जी, टा, ए हो गया, और सी, सी हो गया, और जी, जी हो गया। तो इधर से भी सी स्टार्ट हो रहा, इधर से भी हो रहा, तो ऐसे डीएनए को क्या कहेंगे? पैलिंड्रोमिक डीएनए। वैन सीक्वेंस अनुक्रम of nucleotides same from both sides, दोनों साइड्स सेम रहे, पैलिंड्रोमिक डीएनए। एक शब्द कभी कभी पूछ देता है, सी वैल्यू, सी वैल्यू, सी वैल्यू। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म में यदि अपने लें तो अपने में तो 1, 1, 2, 2 और 23 तक ये आपके क्या है? डिप्लॉयड क्रोमोसोम। और एक सिंगल सेट को ले लें, इतना सेट ले लें या इतना सेट ले लें, ये सेट क्या कहलाता है? हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड सेट का ही नाम क्या होता है? जीनोम। तो किसी भी जीवधारी के हैप्लॉइड सेट में जितना अमाउंट होता है डीएनए का, वो क्या कहलाता है? सी वैल्यू। द अमाउंट ऑफ डीएनए हैप्लॉइड, द अमाउंट of DNA, the amount of DNA in the haploid genome, in the haploid genome of the organism, is called C value, is called C value, is called C value। अगला देखें, यदि अभी तक अपने नॉर्मल पढ़ा, जो वॉटसन और क्रिक ने मॉडल दिया वो डबल हेलिकल है, डबल एक चेन है, दोनों पैरेलल, एंटी पैरेलल, दोनों कैसी? कॉम्प्लीमेंट्री। एक पर तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये लिख दें, जी लिख दें, सी लिख दें, टी लिख दें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन दूसरे स्टैंड पर मर्जी नहीं चलेगी। दूसरे स्टैंड में क्या होगा? यदि यहाँ ए है तो टी होगा। तो एक हमारा स्टैंड दूसरे स्टैंड का क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री, संपूरक। ये प्रश्न पूछा जाता है। या ऐसे कहें कि ए किससे पेयर करता है? टी से पेयर करता है। तो दूसरी स्ट्रैंड तो डिपेंड करेगी किस पर? पहली पर। अगला देखें, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए आपको सिंगल पढ़ाएंगे, लेकिन यही प्रश्न आरएनए से पूछा जाता है, यही डीएनए से पूछा जाता, क्योंकि अपवाद एग्जामिनर ज्यादा पूछता। तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता नहीं नॉर्मली। तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए किसमें पाया जाता है? इसको तो सब लोग याद कर लो आज ही। क्या होगा वो? पाई क्रॉस 174, बैक्टीरियोफेज, 170 फेज कोलीफेज। ये आपका आइसोलेटेड किया था किसने? ये किया था सेंसीमर ने।
आइसोलेट किया सेंसीमर ने। लेकिन ये तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दें, क्योंकि पिछली साल पूछा गया था आरएनए हमारा कैसा होता है, सिंगल। तो आरएनए के 3-4 याद कर लेना। तो आरएनए पिछली साल पूछा गया, तो रोटा वायरस, तो आरएनए भी पढ़ा नहीं रहे। तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और भी पाया जाता है G4, S13, M13, F1 एंड FD, इनमें भी पाया जाता है फॉजिज में। यूजुअली शब्द यूज कर दिया। यूजुअली DNA is double stranded. DNA is double stranded, but single strand DNA, इसको सबसे इंपॉर्टेंट, सिंगल स्ट्रैंड DNA फाउंड इन द पाई क्रॉस 174 बैक्टीरियोफाज और कोलीफाज, आइसोलेटेड बाय सिंसमर एम, सिंसी EI है, सिंसीमर एंड अदर्स आर G4, S13, वो G नहीं, G4, S13, S13, M13, F1 and FD fauses, G4, S13, M13, F1, FD fauses। पहला आप लोग सभी को याद होगा, हमारा खैर वो है, सबको याद होगा। यही इस साल संभावना ज्यादा है, क्योंकि आरएनए का पिछले साल पूछा गया। अब शायद हमारा ख्याल है कि कोई पैरामीटर छूटा नहीं, सभी हो गए। और अब डालें, चूंकि डीएनए है तो डीएनए को पहले खत्म करेंगे। तो डीएनए का डालें रेप्लिकेशन, प्रतिकृतियन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का प्रतिकृतियन, अपनी जैसी कॉपी बना लेना, एकदम एग्जैक्ट कार्बन कॉपी, कोई मिस्टेक नहीं, कोई भी यहाँ से कोई भी बेस, शुगर, फास्फेट कोई भी चेंज हुए बिना एक कॉपी अपनी बना ले। अब जरा भी चेंजेज हो गई तो बहुत ही ड्रास्टिक आपका क्या होगा, परिवर्तन आ जाएगा जीव में। तो इतनी प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट में इतनी नहीं, क्योंकि उसका डीएनए कैसा होता है, छोटा। उसका डीएनए छोटा भी होता है, कैसा होता है, सर्कुलर। तो इसमें तो एक ही पॉइंट है, इसी पॉइंट से कटेगा और इस डायरेक्शन, बाई डायरेक्शनल में, दोनों में दूसरा स्ट्रैंड बनता जाए। लेकिन यूकैरियोट का डीएनए बहुत 2 मीटर लंबाई होती है और इतने क्रोमोजोम होते हैं, अपने ही में कितने, 46 क्रोमोजोम। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो इसमें 2 प्रोसेस आपको पढ़नी होगी। एक प्रोसेस कौन है, एक प्रोसेस है, मेथड क्या है, मोड क्या है ऑफ रेप्लिकेशन, और एक प्रोसेस क्या होगी,
प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, क्रिया विधि क्या है, कैसे होगा मैकेनिज्म। तो पहले समझ लो थोड़ा। डीएनए का रेप्लिकेशन, एक कॉपी दूसरी कॉपी बने बिल्कुल आइडेंटिकल बिना कोई चेंज किए हुए। तो ऐसा हमारा कोई भी मॉलिक्यूल हो जिसमें एक से दो बन जाए, पहला कैरेक्टर लिविंग का, दूसरा कैरेक्टर लिविंग ये है कि उसमें म्यूटेशन हो, तो डीएनए में म्यूटेशन भी हो जाता, तो आइडेंटिकल भी हो तो आइडेंटिकल भी हैं। और यही मेन कारण है रिप्रोडक्शन का। कोई भी जीव होगा रिप्रोड्यूस करेगा, और रिप्रोड्यूस करेगा तो एक सेल से दो सेल बनाएगा, और दोनों सेल हमारी कैसी होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो दो सेल बनी, इसके मतलब हमारा जो यहाँ डीएनए था, चाहे वो सिंगल वाला हो, चाहे वो डबल वाला हो, चाहे 2n हो, चाहे n हो, माइटोसिस में तो यही रहेगा, और मियोसिस में क्या हो जाता है, आधा। तो चाहे माइटोटिक डिवीजन हो, चाहे मियोटिक डिवीजन हो, हमें इस डीएनए को क्या करना पड़ता है, डबल करना पड़ता है। डबल होगा तभी आधा कहाँ जाएगा, इसमें, और आधा इसमें जाएगा। तो डबल करने के लिए डीएनए अपने को रेप्लिकेट करता है, कैरेक्टर है उसका, रेप्लिकेट होना चाहिए। जब इतने गुण हैं इसीलिए डीएनए को हम क्या मानते हैं, लिविंग मॉलिक्यूल। यही लिविंग मॉलिक्यूल वायरस में जब आ गया भीतर, तो वायरस ने मशीनरी यूज की और क्या करने लगा, मल्टीप्लीकेशन। तो वहीं से हमने लिविंग मान लिया। तो वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी रखते हैं। तो जरूरत तो इसलिए पड़ी कि हमें दो सेल में ये डीएनए पहुंचाना, और डीएनए दो सेल में जब पहुंचेगा तो इसको क्या होना चाहिए, इसको डबल होना चाहिए, तभी तो एक कॉपी इसमें जाएगी, एक कॉपी इसमें जाएगी। तो रिप्रोडक्शन जहां भी होगा, चाहे माइटोटिक डिवीजन हो, चाहे मियोटिक डिवीजन हो, डबल करना पड़ेगा। और डबल किस अवस्था में होता है, सेल साइकिल में, G1, S, G2 और M। तो यही प्रश्न अंडरलाइन कर देना। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स इन द S phase of the cell cycle, DNA replication involves two steps. First, mode of replication, मेथड क्या है, विधि क्या है, मोड ऑफ रेप्लिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। तो पहला डालें मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अब थोड़ा समझ ले। तो ये है हमारा डीएनए, ये डीएनए है। डीएनए ये हमारी ओरिजिनल कॉपी है, और इस डीएनए में एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने, वैज्ञानिक को लिख लेना, डलब्रुक ने मेड
मेथड को, मोड को तीन में डिवाइड किया, तो 3 में डिवाइड किया। एक प्रोसेस कौन है? एक प्रोसेस ऐसी है जिसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव या डिस्पर्सिव, तो ये हो गई डिस्पर्सिव। दूसरी प्रोसेस ऐसी है जो है कंजर्वेटिव, संरक्षित, और जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं और जो मान्य है वो कौन है? वो है सेमी कंजर्वेटिव, अर्ध संरक्षी, सेमी कंजर्वेटिव। तो यहां से डॉलब्रुक divides mode of replication into three types. First, dispersive, एक ही लाइन लिखना पहले, डिस्पर्सिव। तो जो हमारा डीएनए है ए, और आप लोग जानते हैं एक डीएनए से 2 डीएनए बनाना है, हमें 2 सेल में पहुंचाना है, तो स्वाभाविक है पहले दोनों से क्या होंगे? सेपरेट होंगे। तो एक ये सेपरेट हो गया, एक ये सेपरेट हो गया, दोनों जो हैं अब ये किसका काम करेंगे? टेम्पलेट का। इन्हीं पर सिंथेसिस होगी। क्यों सिंथेसिस होगी? चारगाफ का इक्विवेलेंस रूल आपको लागू करना पड़ेगा। यदि यहां पर ए है तो नया जो सिंथेसाइज होगा उस पर क्या होगा? टी होगा। यदि यहां पर जी है तो नया जो बनेगा क्या होगा? सी होगा। तो एक तुम्हारा काम करेगी टेम्पलेट का। टेम्पलेट की मतलब होता है जैसे अपने फोटो कॉपी कराने जाते हैं, किताब को रख देते हैं और हूबहू नीचे उसी की कॉपी आ जाती है। यदि हमने कहीं गलती से कुछ लिख दिया तो वो भी शब्द आ जाएगा। तो वैसी एकदम छप जाती है कॉपी। क्यों छपेगी? ए के साथ कौन रहेगा? टी रहेगा। तो नई सिंथेसिस हो रही, नया जो स्ट्रैंड बन रहा, वो स्ट्रैंड कैसा होगा? हैफाजर्ड होगा, अस्त व्यस्त होगा, डिफ्यूज्ड होगा। कुछ पोर्शन ये नया और कुछ पोर्शन है पुराना, कुछ पोर्शन है नया और कुछ पोर्शन है पुराना। जो हमारे 2 डॉटर, जो हमारे 2 संतति डीएनए के मॉलिक्यूल बने, उसमें दोनों स्ट्रैंड में कुछ पोर्शन कैसा है? नया, और ये नया, यही आपका नया। तो ये तो हमारा हो गया ओल्ड और ये हो गया न्यू। तो आप न्यू में क्या देख रहे हो? न्यू में देख रहे हो डिस्पर्स्ड पोजीशन है, कहीं डॉट डॉट और कहीं ये पूरा है। इसी प्रकार ये इसमें नया सिंथेसिस होगी, तो नया सिंथेसिस होगी तो ये आपका नया है और ये आपका पुराना और ये आपका नया। तो पुराना और नया दोनों होंगे, मतलब डिफ्यूज्ड कंडीशन होगी। तो एक ही लाइन इसमें लिख लो, द अरेंजमेंट ऑफ न्यू स्ट्रैंड इज इन डिफ्यूज्ड कंडीशन, और हैफाजर्ड कंडीशन। कुछ पार्ट कैसा होगा? न्यू, कुछ पार्ट कैसा होगा? ओल्ड। न्यू एंड ओल्ड बोथ स्ट्रैंड्स अकर, दूसरा कंजर्वेटिव, संरक्षित,
कंजर्वेटिव प्रोसेस क्या कहती है, संरक्षित प्रोसेस क्या कहती है, कि जो हमारा ओरिजिनल डीएनए है और हमारे दो स्ट्रैंड बनने, तो पहले तो उन्हें सेपरेट होना होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, मैकेनिज्म पढ़ाएंगे कल। दोनों सेपरेट हो गए, ये दोनों सेपरेट हो गए, और सेपरेट हो गए तो किसका काम करेंगे, टेम्पलेट का। ये हमारा ओल्ड हो गया, अलग अलग हैं दोनों। अब सिंथेसिस होगी नए की, तो नए की जो सिंथेसिस होगी, और इसमें क्या होगा, जो हमारे दो मॉलिक्यूल डीएनए के बने, तो एक मॉलिक्यूल हमारा कॉपी कैसी है, एक कॉपी अपने पेरेंट वाली, यही कॉपी, और दूसरी हमारी कॉपी कैसी बन गई, दूसरी हमारी कॉपी बन गई न्यू। यहां कंप्लीटली एक, दो में से एक कैसा होगा, ओल्ड, और दूसरा कैसा होगा, न्यू। यहाँ हेफाजर्ड था, अलग अलग, तो ये कंजर्वेटिव मतलब एक कंजर्व रहता है, एक संरक्षित रहता है, एक नया बनता, दो लाइन। आउट ऑफ टू स्ट्रैंड्स, आउट ऑफ टू स्ट्रैंड्स वन स्ट्रैंड completely old, one strand completely old and other is new, and other is new, other is new। इसमें आधा पूरा संरक्षित है। अब डालें सेमी, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेमी का मतलब आधा, जो हमारा पेरेंट ओरिजिनल, ये जो डीएनए है, ये ओरिजिनल डीएनए, ये ओरिजिनल डीएनए, और इसमें हमें दो स्ट्रैंड बनाने, दो मॉलिक्यूल बनाने, तो दो मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड हमारा कैसा होगा, एक तो टेम्पलेट का काम कर ही रहा, ये तो टेम्पलेट का काम कर ही रहा। नया सिंथेसिस होगी मीडियम से, तो नया जो सिंथेसिस होगा वो हमारा कैसा होगा, एक ओल्ड और एक न्यू। तो ये हमारा हो गया ओल्ड और एक हमारा हो गया न्यू। तो आधा नया और आधा पुराना। जो अगली पीढ़ी आएगी, ये तो हमारी हो गई ओरिजिनल, तो दो मॉलिक्यूल में से एक स्ट्रैंड कैसा होगा, ओल्ड, और एक स्ट्रैंड कैसा होगा, न्यू। तो वैसे एक लाइन, आउट ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, out of two molecules of DNA, each molecule has one old strand, and other new strand, that is अर्ध संरक्षित है। आधा हमारा संरक्षित है, आधा ये संरक्षित है, दैट इज हाफ कंजर्व्ड, और आधा सिंथेसाइज्ड हुआ एंड हाफ सिंथेसाइज्ड,
तो ये जो आपका है मैथोमेसिल्सन, मेसिल्सन और कौन स्टॉल, इन्होंने 1958 में दिया और किस पर प्रयोग किया? एक्सपेरिमेंट किया इसरसिया कोलाई बैक्टीरियम पर, इसरसिया पर, और इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड कर दिया कि प्रोसेस कैसी है, मूड कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव। उधर आपके टेलर हुए, टेलर वैज्ञानिक हुए, टेलर ने वर्क किया विसिया फेवा पर, और इन्होंने भी सिद्ध कर दिया कि मूड ऑफ रेप्लिकेशन कैसा है। तो ये दोनों थोड़ा वैज्ञानिक लिख लो। एम मेसिल्सन एंड स्टॉल experimentally proved in Escherichia coli bacterium, that mode of replication is semi-conservative, अर्ध संरक्षित, and Taylor worked on विसिया फेवा। तो ऊपर वाले वैज्ञानिक को अंडरलाइन कर दो। हाँ देखें, तो इसरसिया कोलाई बैक्टीरियम को लिया, उससे पहले आपको पढ़ाएं इसमें क्या होता है कि जो जनरेशन है जिसका आपने कराया 100%, और अगली जो पीढ़ी आएगी इस 100 का 50%, तो 100 का 50% क्या हुआ? 50%। अब 50% का 50 कितना हुआ? 25%, और 25% का 50% कितना हुआ? 12.5%। मतलब आगे आने वाली पीढ़ी अपनी पीछे वाली पीढ़ी से कितना गेन कर रही? 50%, 50 को संरक्षित कर रही। तो इन्होंने इसरसिया कोलाई को लिया, तो ये है आपका पहला जनरेशन। इस इसरसिया कोलाई बैक्टीरियम को अब थोड़ा समझ लेना, इस इसरसिया कोलाई बैक्टीरियम को जिस मीडियम में ग्रो कराया, कई पीढ़ी तक ग्रो कराया, कई जनरेशन ग्रो कराया, और यूज किया इन्होंने इस मीडियम में यूज किया आइसोटोप भारी। कौन था? नाइट्रोजन 15। ये हैवी, क्योंकि नाइट्रोजन क्यों लिया? क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है? एन नाइट्रोजन बेस पाए जाते। तो ये आपका हैवी आइसोटोप समस्थानिक आप जानते हो, जिनके भार एटॉमिक वेट डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, उन्हें आइसोटोप कहते हैं। ये लिया और इसमें ग्रो कराया।
तो इसमें ग्रो कराया तो ये है आपका डीएनए, तो इसमें आपका यही EN15 है, EN15। अब ग्रो कराया और आप जानते हो इसरसिया कोलाई हो या अन्य कोई बैक्टीरिया हो, हर 20 मिनट पर क्या करता है, डिवाइड कर जाता है। तो टाइम की ड्यूरेशन थी 20 मिनट गुजरे, 20 मिनट और 20 मिनट गुजरने के बाद इसके दोनों स्ट्रैंड अलग हुए। तो एक स्ट्रैंड ये हुआ, कौन सी स्ट्रैंड होगा, इसको हम थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा है। डार्क स्ट्रैंड हमारा कैसा होगा, वही EN15 वाला। तो ये हमारा हुआ EN15 हैवी आइसोटोप वाला। यहां भी क्या होगा, दूसरा स्ट्रैंड, दो अलग अलग पहले होंगे ना, तो ये दूसरा स्ट्रैंड ये भी डार्क दिखा दो, रेड नहीं लाए नहीं तो कर देते हैं उससे। दूसरा भी स्ट्रैंड सेपरेट हुआ, ये सेपरेट हुआ, ये सेपरेट हुआ। तो इसमें भी क्या है, EN15, क्योंकि ग्रो कर रहा है ना इसी EN15 मीडियम में, इसी में। और कई जनरेशन किया तो इनकॉर्पोरेट हो गया, हैवी नाइट्रोजन उसमें इनकॉर्पोरेट हो गया। और इसको इन्होंने इसमें अब डाला, अब इन्होंने डाला ऐसा नाइट्रोजन जो कैसा था, लाइट आइसोटोप, हैवी नहीं। तो नाइट्रोजन जो नॉर्मल था EN14 के नॉर्मल या लाइट नाइट्रोजन, ये लाइट लिया। तो जब दोनों को एक ही में ग्रो कराया इस बैक्टीरिया के बाद, कई जब जनरेशन आई तो कई बैक्टीरिया ये बने होंगे, तो इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया। तो स्वाभाविक है कि दोनों स्ट्रैंड ने क्या किया, सिंथेसिस की, रेप्लिकेट हुए। तो इसमें एक कैसा आया, हाँ या वैसे दिखा दो हल्के से, या ऐसे दिखा दो डॉट डॉट करके, आप लोग दो यूज कर लेना। तो ये हमारा कैसा था स्ट्रैंड, ये हमारा था EN14 वाला था। तो ये हमारी प्रथम पीढ़ी हुई, फर्स्ट जनरेशन हुई, फर्स्ट जनरेशन सभी के सभी 100%, ये सभी के सभी 100% कैसे थे, हाइब्रिड थे, संकरित थे, आधा नया आधा पुराना। तो दो स्ट्रैंड, यहाँ एक आपका मॉलिक्यूल था, मल्टीप्लाई हुआ, कितने मॉलिक्यूल बन गए, 2 मॉलिक्यूल बन गए। 2 मॉलिक्यूल में प्रत्येक में आधा कैसा है, पुराने जैसा, आधा कैसा है, नया। ये नया इसने कहाँ से सिंथेसाइज किया, उस मीडियम से जिसमें ये डाला गया। तो 14 में डाला गया, इसको भी इसने कर लिया, तो हाफ वाला आ गया। तो पहली जनरेशन में 100% कैसे थे, हाइब्रिड थे, हाइब्रिड 100%। अब हुआ, अब इसको नहीं, EN15 को नहीं, अब वो लगातार एक एक निकाल रहे और इसी मीडियम में डाल रहे, किसमें, EN14, इसी में ग्रो करा रहे। तो अगला इन्होंने ग्रो कराया, तो इसके भी आपके कितने बनेंगे और इसके भी कितने बनेंगे, 2।
यहाँ 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 से कितने बनेंगे, 4 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो 4 जो मॉलिक्यूल बने, 4 जो मॉलिक्यूल, या ऐसे डॉट वाला क्लियर हो रहा है या हल्का करें, ऐसे ही करेंगे। तो ये जो आपका एक स्ट्रैंड, ये आपका दूसरा स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड, और इसको आपने किसके द्वारा दिखाया, डॉट 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 डॉट, उसको डार्क के द्वारा दिखाया। तो ये हमारा कौन हुआ, N14। कैसा है, लाइट, लाइट, पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल लाइट बना। यहां भी क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल डीएनए का लाइट बना, लाइट बना। तो लाइट ए, तो लाइट वाले कितने हो गए, 50% ये हो गए। और 2 कैसे बने, आउट ऑफ 4 2 मॉलिक्यूल्स आर लाइट एंड 2 आर हाइब्रिड, आधा संरक्षित होगा। तो दूसरा मॉलिक्यूल कैसा है, ये ओल्ड और ये हाइब्रिड लाइट। इसी प्रकार ये डार्क और ये लाइट, डार्क और लाइट। तो ये हमारा कैसा है, N15, और ये डॉट वाला कैसा है, N14। उसी प्रकार दूसरा मॉलिक्यूल कैसा है, ये है N15, और ये डॉट वाला कैसा है, N14। N बारा कैसा रहेगा, लाइट। तो ये जो हमारे 2 हुए मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल, ये तो लाइट हो गया, ये लाइट हो गया 50%, और 50% कैसे हो गए, 50% हो गए हाइब्रिड, संरक्षित, संकरित हो गए। इनमें आधा संरक्षित है पुराना वाला, और आधा नया सिंथेसाइज्ड हुआ इसी मीडियम से जिसमें बैक्टीरिया को ग्रो कराया जा रहा था। तो यहाँ पर टाइम आपका कितना अब हो गया, टाइम हो गया 40 मिनट्स, 40 मिनट। ये हमारी पीढ़ी कौन हो गई, ये हो गई सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। यहां कितने थे, 2 मॉलिक्यूल, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई किया इनटू 2 मॉलिक्यूल। यहां कितने हो गए, 4 मॉलिक्यूल। 4 मॉलिक्यूल कब हुए, सेकेंड जनरेशन में। तो सेकेंड जनरेशन कितने मिनट की थी, 40 मिनट की। इसमें क्या रेशियो आया, रेशियो आया 1:1। और जब रेशियो की जगह हमने परसेंटेज की, तो परसेंटेज क्या आया, ये 100 है, ये 100 है, और 100 का 50% क्या हुआ, 50%। तो आपका परसेंटेज आई, पहले हाइब्रिड ले लो, हाइब्रिड, हाइब्रिड कितने, 50%, और कैसे, लाइट, लाइट कैसे, ए और ए लाइट है, तो ये भी हो गए 50%, 50% हो, 20 मिनट के बाद हो रहा। तो हर आगे आने वाली पीढ़ी अपने पिछली पीढ़ी का 50% हो रही। पहले हाइब्रिड 100%, फिर आपका 50-50, तो ये 50 लाइट आए और ये 50 हाइब्रिड आए। यही कहानी चलेगी जनरेशन टू जनरेशन। तो अब बना नहीं रहे, लेकिन देखो थर्ड में क्या होगा, तीसरी पीढ़ी का टाइम क्या होगा, 60%, वो 60 मिनट, और 60 मिनट का रेशियो क्या आएगा,
इन 4 मॉलिक्यूल का आप अलग करेंगे तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे तीसरी पीढ़ी में? अभी 16 कहाँ बनेंगे? 8 बनेंगे। 8 जो मॉलिक्यूल बनेंगे उनमें 2 हाइब्रिड होंगे और 6 लाइट होंगे। तो अनुपात होगा कैसा? 1:3, 1:3 का रेशियो होगा। 1 कैसा होगा? बोलो 25%। 25% कैसे? हाइब्रिड। 25 के मतलब 2, 6 कैसे होंगे? लाइट। तो ये आपके होंगे लाइट। लाइट कितने होंगे? 75%। ये लाइट होंगे। रेशियो कितना आया था? 20 मिनट के बाद ड्यूरेशन निश्चित होनी चाहिए। और अब इनमें से 4 तो ये है, पहले 2 बने, दोनों आपके हाइब्रिड 100%, फिर 4 बने 50-50, 1:1, तो उसमें 2 हुए। अब इससे 8 बनेंगे। 8 में 2 कैसे होंगे? हाइब्रिड और 6 होंगे लाइट। और 4 का फिर कराएंगे चौथी पीढ़ी तो क्या होगा? 16। 8 बन चुके ना, 16। और 16 में 2 कैसे होंगे? हाइब्रिड और 14 कैसे होंगे? लाइट। ये प्रोसेस चलेगी। तो फोर्थ जनरेशन में कैसी हो जाएगी? फोर्थ में हो जाएगी, कौन मिनट हो जाएंगे? 80 मिनट। तब रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा 1:7। और 1:7 के मतलब ये हुआ इसका 25% का 50% कितना हुआ? 12.5। तो 12.5 ये कैसे हैं? हाइब्रिड। अब 100 में से 12 पॉइंट घटा दीजिए तो 87.5 कैसे हैं? लाइट। ये प्रोसेस बराबर चलती रहेगी। ये प्रोसेस बराबर चलेगी। तो पहले पीढ़ी में तो वो थर्ड पीढ़ी होगी। ये देखें, पहले 100 आई, नाइट्रोजन ग्रो उसमें इसमें कराया, फिर इसी में एक सेल निकाली, फिर किया तो उसका 50% बनाया, फिर 50 का 25% आया और फिर 12.5 आया। तो बराबर कितने संरक्षित होते जा रहे हैं? संरक्षित बराबर होते जा रहे हैं। इसमें 2 हैं और जब 8 होंगे तब भी 2, तो 6 वो होंगे, 16 होंगे तब भी 2, तब उसमें 14 होंगे। ये प्रोसेस चल रही। और आधार इन्होंने क्या बनाया? मेन चीज अब इसको समझे। उतार तो लीजिए सब लोग पहले। अब ये ली टेस्ट ट्यूब। नेल्सन एक्सपेरिमेंट का नाम लिख लिया था? हाँ लिख लिया। नेल्सन और स्टॉल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया? ये ट्यूब ली एक, इसमें पूरा का पूरा सलूशन भर दिया। इसी पॉइंट को नोट कर लो। सलूशन किसका बना? सलूशन बना CsCl2 Cesium क्लोराइड। ये इन्होंने सलूशन लिया और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। अब केंद्रीय वो कराया सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहां पर जो मॉलिक्यूल थे ये बराबर, इनका कंसंट्रेशन क्या हो रहा? बढ़ रहा। ये बराबर कंसंट्रेशन, यहाँ कम, यहाँ और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा। अपने लोग कोई चीज हिलाते हैं और ज्यादा वजन वाली कहाँ बैठ जाती? तल पर, बॉटम पर सेटल डाउन हो गई। तो डिफरेंट लेवल पर ये सेटल डाउन हो रहे थे। तो चूंकि यही नियम लागू हुआ किसका? आर्किमिडीज का। आर्किमिडीज का नियम क्या कहता?
कि कोई हमारा ये तरल है, लिक्विड है, इस पर कोई चीज कब तैरती है, इस पर कोई चीज जब तैरेगी जब इसकी डेंसिटी लो होगी, इससे लो होगी कि तैरेगी, और ज्यादा होगी तो डूब जाएगी। सुई आप अपनी है पानी में डालो, यहाँ डूब जाती है, और नाव उतराती रहती है इतनी बड़ी। और जब बराबर बराबर होगा तो आधा डूबा रहेगा और आधा वो, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, वही आर्किमिडीज का सिद्धांत इस पर लागू हो रहा। क्या हुआ, जब इन्होंने ग्रो कराया इशर्सिया कोलाई बैक्टीरियम को, इसमें जब कराया तो इसका मॉलिक्यूलर वेट, वो डेंसिटी क्या थी, डेंसिटी बराबर होती किसके, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व बराबर किसके होता, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। और यदि हम इसको कांस्टेंट कर दें, इक्वल कर दें, तो डी बराबर किसके हो जाती, एम के, डेंसिटी बराबर मास के हो जाएगी। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इसका मास ज्यादा, तो कहां पर अपना बैंड बनाएगा, ये बॉटम पर, यहां पर, यहां पर। तो यहां पर जब बनाया इसने तो क्या होगा, N15, और दूसरा भी बैंड क्या होगा, N15, अरे नहीं N15, 2 स्ट्रैंड है ना, तो 2 स्ट्रैंड इसको करोगे तो आप लोग कैसे लिखोगे, N14 है तो दूसरा कैसा होगा, ये भी N14 होगा, ये N15 है तो दूसरा कैसा होगा, N15, और ये 14 है तो दूसरा कैसा होगा, N14। 2 स्ट्रैंड है ना भाई, एक मॉलिक्यूल के 2 स्ट्रैंड। तो ये जो आपका बैंड बना, ये जो पट्टी बनी, वो किसकी थी, N15 दोनों स्ट्रैंड। और जो आपका लाइट वाला था, जो नॉर्मल हमारा है नाइट्रोजन का आइसोटोप, इसका कितना, ये ऊपर रहेगा, क्योंकि हल्का है, डेंसिटी बराबर किसके, मास के, मास बढ़ा डेंसिटी बढ़ी, मास घटा डेंसिटी घटी। यदि इसको हम इक्वल कर दें तो इसका आया कहां पर, कैसे दिखाएं, तो इसको हम ऐसे दिखाई दे रहे, चलिए दिखा तो है, तो ये आया यहां पर, हल्का भी कर देते, तो इसके दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, N14 और N14, ठीक है। आर्किमिडीज का लागू हो गया, डेंसिटी यहां पर जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो पार्टिकल कहां सेटल डाउन होंगे, यहां पर, हैवी वाले बॉटम पर। अब हमारा कैसा होगा, जो हमारा हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड का मतलब क्या होगा, इससे और इससे बीच की कंडीशन होगी, और बीच की कंडीशन होगी तो ये बैंड हमारा कहां बनेगा, बैंड हमारा बीच में बनेगा, ये बैंड बीच में बनेगा। तो ये बैंड हमारा, ये तो कौन सा हुआ, लाइट, ये कौन सा हुआ, हैवी, और ये कौन हुआ, यहाँ N, एक स्ट्रैंड कैसा है N14, और एक स्ट्रैंड कैसा है N15। इसके मतलब ये क्या हो गया, ये हाइब्रिड हो गया, ये हाइब्रिड हो गया, तो ये हाइब्रिड हो गया। तो एक तो अंडरलाइन कर दीजिए आप, सीजियम क्लोराइड, इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी है वो ऊपर से नीचे कंसंट्रेशन बढ़ता जाए। तो इसमें कोई भी आप अदर सब्सटेंस डालेंगे, जैसे N14 डाला, N15 डाला, तो उनकी डेंसिटी सेटल डाउन अलग अलग होगा। तो सबसे तलहटी पर कौन जाएंगे, तो इस एक्सपेरिमेंट ने, मेल्सन और स्टॉल के एक्सपेरिमेंट ने प्रूव्ड कर दिया, सिद्ध कर दिया, क्या सिद्ध किया, कि मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है, सेम ही, आधा कैसा रहता संरक्षित, आधा कैसा आता मीडियम से, तो मीडियम से आधा आ रहा, कैसा मीडियम होगा, ए होगा तो किसको ढूंढेगा, ए होगा तो किसको ढूंढेगा, टी को, जी होगा तो किसको ढूंढे, सी को ढूंढे, उसी क्रम में अटैच होते जाएंगे और नया बनता चला जाए। नोट कर लो पॉइंट।
इस पॉइंट को नोट कर लो। when n15 and n14 isotopes placed, यही अंडरलाइन कर दो, इन सीसियम क्लोराइड मीडियम, the wind of heavy nitrogen occurs at the base, and wind of light n14 at the above, अब दोनों के, and wind of hybrid, that is n14 and n15 occur in the middle, that is hybrid. Thus Menzel and Stahl by his experiment on Escherichia coli bacterium, probed mode of DNA replication is semi conservative, अर्ध संरक्षित, आधा पुराना आधा नया। ये डाटा आप लोग लिख लेना, ये 3 पीढ़ियां कम से कम 4 लिख लेना, हर पीढ़ी में घटता चला जाएगा। 12.5 फिर 50% निकाल लेना, फिर उसका 50 निकाल लेना, लगातार ये पीढ़ी चलती रहे। अब आप लोग डाल दें मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मेथड हो गया, मोड हो गया। आपसे इसे पूछेगा सेमी है कि कंजर्वेटिव है या वो है, या ये पूछेगा क्या यूज किया, तो नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन इसलिए किया कि डीएनए में क्या है, नाइट्रोजन, उसी को इनकॉर्पोरेट कर दिया। जब N15 ग्रो कराया तो इनकॉर्पोरेट हो गया नाइट्रोजन। यही रोक दो और कल मैकेनिज्म, फिर आपको आरएनए, और जब रिप्लिकेशन हो जाएगा फिर आपको ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए बनाना। आरएनए जब बन जाएगा तब प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन।